MDH। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आपका स्वागत कर रही हूं नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। खास इसलिए क्योंकि अंदाज नया है, रूप नया है, रंग नया है, लेकिन उत्साह और जोश वही पुराना है जो और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ जो विश्वसनीयता है, जो आपका भरोसा है हम पर, वो भी यूं ही कायम रहेगा। तो अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस वक्त देश ही नहीं विश्व भर के मंदिरों में राम उत्सव की जबरदस्त धूम है। आपको लिए चलेंगे सीधे अयोध्या। साथ ही जो पहले चरण का चुनाव यानी कि चुनावी पारा वो भी लगातार बढ़ता हुआ, और इसीलिए तमाम तरह हम देख रहे हैं किस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। तो अगले आगे एक घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगी, मैं जया सिन्हा और मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया जया। एक नए रंग रूप के साथ, एक शानदार आगाज के साथ हम हाजिर हैं। ये सफर तो खूबसूरत था ही, लेकिन इस सफर को और खूबसूरत बनाया आपने, आपके प्यार ने, आपके भरोसे ने। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये है नया डीडी न्यूज, नए भारत का नया डीडी न्यूज, भरोसा सच का। तो नया सवेरा में आज तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम अगले एक घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। तो अगले एक घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में आज श्री राम जन्मोत्सव की धूम। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर दोपहर ठीक 12 बजे होगा सूर्य तिलक। सुरक्षित दर्शन के लिए किए गए खास इंतजाम। आज शाम खत्म होगा पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान। आखिरी दौर में राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। 19 अप्रैल को 12 राज्यों में होंगी वोटिंग। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली आज असम में नलबाड़ी के बाद त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। तृणमूल नेता ममता बनर्जी भी असम के सिलचर में भरेंगी हुंकार। चुनावी गठबंधन के तहत यूपी में पहली बार साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी सहारनपुर में तो मायावती यूपी से बाहर अलवर में करेंगी रैली। तेजस्वी समेत बाकी नेताओं ने भी झोंकी ताकत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली ढेर, 3 जवान घायल, हथियारों का जखीरा बरामद। बस्तर में 19 तारीख को चुनाव से पहले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। ईरान के हमले पर इजराइल में वॉर कैबिनेट की बैठक आज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली पीएम से की बात। इजराइल को दिया सुरक्षा का भरोसा। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल के साथ होगा मुकाबला। कल जोस बटलर के तूफानी शतक में उड़ गए कोलकाता नाइट राइडर्स। राजस्थान रॉयल्स ने दी 2 विकेट से मात। तो आइए शुरुआत करते हैं देश भर की कुछ खास खबरों के साथ। तो पूरे देश में बिल्कुल रामनवमी की धूम है और लोग प्रभु राम की भक्ति में सराबोर हैं। लेकिन इन सब में खास है अयोध्या का रामोत्सव। यहाँ के करीब 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। श्रीधाम अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। श्री राम नवमी का उत्सव और भी भव्य इसलिए होने जा रहा है क्योंकि स्वयं भगवान सूर्य नारायण आज दोपहर ठीक 12 बजे श्री रामलला के मस्तक पर सूर्य अभिषेक करेंगे, जिसे सूर्य तिलक नाम दिया गया है। गिरस्त इंद ओजसामर्मृच्यन्ते अपस्युमाः याभिर्मदा यसुम्भासे तन्त्वामदा यगृष्वाय उलोककृत्नुमे।
और जैसा कि सभी जानते हैं कि अयोध्या में हनुमान जी की आज्ञा लेकर ही प्रभु राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, तो देर रात से ही रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव की धूम, भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की रोशनी लाई जाएगी, यानी कि आज उनका सूर्य तिलक होगा और 58 मिलीमीटर है नियोजित तिलक का आकार। ये बहुत ही एक भूतपूर्व घटना है जो आज होने जा रही है। तिलक लगाने की अवधि लगभग 3 से 3.5 मिनट होगी। बहुत ही बारीकी से कोशिश है आपको बताने की किस तरह से ये इस बार का श्री राम जन्मोत्सव और भी ज़्यादा खास है। सूर्य तिलक के दौरान 2 मिनट पूर्ण रोशनी होगी और दोपहर 12 बजे से रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी सूर्य की किरणें। और वहीं रामनवमी के अवसर पर श्री अयोध्या धाम में 68 करोड़ तीर्थ वास करते हैं और यही कारण है कि भगवान श्री राम के आगमन पर अयोध्या धाम में सरिया स्थान और श्री राम के दर्शन का महत्व और भी अद्भुत और दिव्य हो जाता है। संवाददाता अजय मिश्रा ने रामलला सदन पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी से खास बातचीत की है, देखिए। इस वक्त हमें श्री रामलला सदन में, जहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे साथ है पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज। रामनवमी अयोध्या की इतनी अद्भुत क्यों है और इतनी अलग क्यों है पूरे देश से? रामनवमी पूरे देश क्या, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग अयोध्या के लिए इसलिए है कि अयोध्या में ही तो राम जी का जन्म हुआ। तो राम जन्म महोत्सव अयोध्या में जो होगा वो दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो भगवान श्री राम की प्राकट्य स्थली है। तो अयोध्या में प्रतिवर्ष राम जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म महोत्सव होता है चैत्र शुक्ल नवमी, उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में निवास करते हैं। उस समय जो अयोध्या में आकर के सरयू स्नान करे और प्रभु श्री राम का दर्शन करे, उसको ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थों में जाने का फल अयोध्या में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य पावन भूमि अयोध्या की है और ये राम जन्म महोत्सव बड़ा ही अद्भुत। और सभी मंदिरों में, अयोध्या में अनेक मंदिर हैं, उन मंदिरों में परंपरागत ढंग से आज भी बधाई गाई जाती है, भगवान का अभिषेक होता है, उत्सव होता है। उसी परंपरा में श्री रामलला सदन देवस्थान में आज भगवान का मध्याह्नकालिक अभिषेक हुआ है और फिर पुष्प याग हुआ है। लेकिन रामनवमी तिथि का इतना महत्व क्यों है? और 9 अंक को बताते हैं, पूर्ण अंक के साथ जोड़ते हैं, इसलिए भी और महत्व बढ़ जाता है। रामनवमी पूर्ण अंक से नहीं, अंक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे अनंत ब्रह्मांड हो, सबकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। इसलिए भगवान ही परम पूर्ण तत्व है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस तिथि को भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान के कारण उस तिथि की दिव्य महिमा है, न कि तिथि की कोई विशेष। तिथियों की अपनी महिमा होती है, तिथियों का महत्व है, काल का भी महत्व है, परंतु भगवान सर्वोपरि है। भगवान से ही सबका महत्व है। सबके नियामक जो भगवान है, भगवत संबंध से ही समस्त चीजों में दिव्यताओं का अनुभव किया जाता है। मूल में भगवान की ही दिव्यता रहती है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। और इस बार भगवान सूर्य की अभिषेक की भी तैयारी है। भगवान सूर्य वंश में ही उत्पन्न हुए। भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न होने के साथ साथ सूर्य भगवान का जो दिव्य बिंब है, जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, उस सूर्य के महातेजोमय पिंड के अंदर भगवान श्रीमन्नारायण ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विराजमान रहते हैं दिव्य रूप से। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। तो सूर्य मंडल के मध्य में भगवान नारायण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विराजमान रहते हैं। वही भगवान का जो सूर्य वंश का तेज, सूर्य का तेज है अंतर्गर्भ का, वही श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रादुर्भूत हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या संपूर्ण इक्ष्वाकुओं की भूमि है, इक्ष्वाक के राजाओं की, और ये सदा से सूर्य वंश से ही पालित पोषित और शासित होती आई है। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी आपको। और तो आपने समझा होगा इस तत्व को कि क्यों यहाँ पर जो रामनवमी होती है इतनी अद्भुत और दिव्य होती है। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री धाम अयोध्या। तो अयोध्या में भव्य और दिव्य वातावरण इस वक्त है और सीधे रुख करते हैं अजय मिश्रा का, हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं इस वक्त अयोध्या में।
अजय, आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज अयोध्या में सीधे आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो राम का जन्मोत्सव है उसका उत्साह, उसका जो इस वक्त जोश है, एक अलग ही निराली है इस वक्त। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से इस वक्त आप वहाँ पर देख रहे हैं जो नज़ारे हैं दिव्य रामनवमी। जया जी, संपूर्ण दूरदर्शन परिवार की तरफ से संपूर्ण विश्व को भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव और श्री राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं अनंत हैं, इसलिए शुभकामनाएं भी अनंत होनी चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मंदिर का मुख्य द्वार है, ये इस वक्त भक्तों से पटा हुआ है और 12 बजे तो भय प्रगट कृपाला होगा ही, लेकिन उससे पहले जो आप भक्तों के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जो भक्त हैं वो लाखों की संख्या में इस वक्त अयोध्या के धाम पर पधार चुके हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि 68 करोड़ तीर्थ जब यहाँ पर वास करते हैं आज ही के दिन, तो आज इस वक्त यहाँ के आसमान में आपको मैं दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अनुभव करने की चीज है कि जो देवता है वहाँ मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। स्वयं भगवान श्री महादेव अपने इष्ट देव जो कि बालक रूप में ही जो भगवान राघव के रूप में यहाँ पर पधारते हैं। भगवान जो श्री राम जन्मभूमि के अभी दिव्य प्रांगण में आज महादेव सहित जो जितने भी देवता हैं, तीर्थ हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे। और आप थोड़ी सी भीड़ देखिए यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 25 लाख लोगों के आने की व्यवस्था है। और ये तो आप केवल मुख्य मार्ग देख रहे हैं जो कि रामपथ से जो लता मंगेशकर चौक है वहां तक होकर के जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चल सकते हैं। कोई भी वाहन आपको यहाँ पर ले आने की अनुमति नहीं है, केवल पैदल और पैदल दर्शन की अनुमति है। तो श्री हनुमानगढ़ी जाएंगे। सरयू में स्नान का बहुत ही महत्व है, तो सरयू तट पर भी बहुत भारी भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने बहुत ही उत्तम और अद्भुत व्यवस्थाएं की हैं। 25 लाख की जो भीड़ है उसको संभालने के लिए और सुरक्षा के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम है। 11,000 से ज्यादा बटालियंस और पुलिस अधिकारी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर ड्रोन्स के जरिए और सुरक्षा कर्मियों के जरिए इस दर्शन को और भी सुरक्षित बनाने के लिए पूरे प्रयास किए हुए हैं। यहाँ पर 7 लाइनों के जरिए अभी जो दर्शन का क्रम है वो लगातार जारी है, लेकिन सभी को इंतजार है 12 बजे का, क्योंकि भगवान सूर्य की 12 कलाएं हैं और इसीलिए परब्रह्म परमात्मा जब ठीक 12 बजे उनका प्राकट्य उत्सव होता है, तब भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला, पहला ही नाम भगवान का दीन दयाल है। तो यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है, तो दीनों पर दयालु करने वाले कृपाल भगवान श्री राम के प्राकट्य का सभी को उत्सुकता से प्रतीक्षा है। और क्यों न हो, यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में जो आनंद का विस्तार करते हैं, संपूर्ण विश्व को आनंद देने वाले वो भगवान श्री राम आज राघव के रूप में पहली बार 500 वर्षों के बाद अपने टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे हैं। आज पहला जन्मोत्सव है उनका और इस अवतार प्रकटोत्सव को देखने के लिए देश और दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर पधार चुके हैं और सभी इस आनंद की धारा में अपने आप को बहा ले जाना चाहते हैं। और आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जय जी। अजय, पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में तो ये मनाया जा रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। बीते साल कुछ और स्थिति थी और अब की साल 22 जनवरी के बाद कुछ और स्थिति है, क्योंकि रामलला खुद वहां पर विराजमान है। कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा फर्क और कितना बड़ा बदलाव वहां नजर आ रहा है। सिर्फ एक आंकड़ा आपको देखता हूं गौरव, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 70 से 80 हजार लोगों के दर्शन करने की व्यवस्था है, लेकिन 23 जनवरी को 6.5 लाख लोगों ने दर्शन किए और एकदम सुरक्षित तरीके से दर्शन किए। आज वो 6.5 लाख का आंकड़ा 25 लाख तक आ गया है। कुछ अखबार 40 लाख बता रहे हैं, पर चलिए हम 25 लाख को ही मान लेते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? बस्ती से आए हैं। बस्ती से इतनी दूर कैसे आए? साधन से आए हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी के समय कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी के समय कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आनंद से हम लोग आए हैं, बहुत और ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई थी। देखिए, ये तो सिर्फ एक आवाज है मुझे लगता है, लेकिन लाखों लोगों की आवाज यही है कि इतना तमाम सुरक्षा के बीच में गौरव, जो भारत के गौरव है भगवान श्री राम, उनके प्रकटोत्सव पर, क्योंकि यहाँ पर आनंद का जो उत्साह का माहौल है बिल्कुल अलग है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्द के जरिए तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन शब्द ब्रह्म होते हैं और थोड़ा सा प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि यहाँ के आनंद को आप तक पहुंचाऊं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भीड़ आप देखिए कि कैसे लोग बिल्कुल पैदल चलते हुए अपने श्रद्धा की बड़ी यात्रा तय करके आए हैं। कुछ लोग रात भर सोए नहीं है और आज पूरे दिन ये तांता चलने वाला है। भगवान श्री राम पहली बार 19 से 20 घंटे खड़े होकर के भक्तों को दर्शन देंगे, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, दीन दयालु हैं, तो उनको भी उतना इंतजार है भक्तों का जितना भक्तों का इंतजार रहता है। जी जया जी। बिल्कुल अजय, आपका जोश देखने ही लायक है। अजय, आज श्री राम का सूर्य तिलक होगा और ये एक बहुत ही अद्भुत घटना होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह से वहाँ मौजूद तमाम भक्तों के लिए ये बेहद यादगार अनुभव होने जा रहा है, दिव्य अनुभव।
देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान सूर्य के वंश में ही भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, और जैसा कि राघवाचार्य जी बता रहे थे कि भगवान सूर्य का जो तेज है स्वयं भगवान राम के रूप में अवभूत हुआ। 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और इसलिए सूर्य वंश से उनका तिलक है। भगवान कृष्ण चंद्रवंश से संबंध रखते हैं, रात्रि में 12 बजे उनका प्रकटोत्सव होता है, लेकिन भगवान सूर्य के साथ में जब प्रकटोत्सव का संबंध होता है तो वो राम के रूप में ठीक 12 बजे यहाँ पर इसी धरा पर प्रकट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जया ये है कि सिर्फ प्रकट होते हैं, प्रकट होने के लिए नहीं, रावण का संहार करने के लिए ही, बुराइयों का संहार करने के लिए, बल्कि समस्त मानव, समस्त विश्व को आनंद देने के लिए 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने इसी धरती का पालन किया, जो धरती अत्यंत क्षुब्ध थी रावण के कहर से। तो जब जब भक्तों के ऊपर प्रहार होता है, जब तक भक्तों के ऊपर आर्तनाद की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है, वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। तो आज जो सूर्य तिलक है, वो जो भौतिकी विज्ञान की एक बहुत बड़ा संस्थान है बेंगलुरु का, और यहाँ पर रुड़की में जो एक संस्थान है, उन दोनों ने मिलकर के एक ऑप्टिकल मैकेनिज्म तैयार किया है, जो तीसरी मंजिल पर जो भगवान सूर्य की किरणें हैं, जैसे ही वो सूर्य की किरणें बिल्कुल मध्याह्न में ऊपर जाएंगी तो वो एक ऑप्टिकल मिरर से परावर्तित होकर के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, फिर वहां से फिर से परावर्तित होकर भगवान के ललाट पर जाएंगी। कुल 4 से 5 मिनट का वक्त होगा जब वो सूर्य, ऐसा लगेगा भगवान सूर्य स्वयं 12 बजे भगवान राम का अभिषेक कर रहे हैं ललाट पर, वो उनका चुंबन कर रहे हैं अपने राम लला का। तो सभी लोग किसी न किसी रूप में आना चाहते हैं। भगवान सूर्य आज बहुत ही प्रसन्न होंगे। हालांकि भगवान सूर्य की जो किरणें हैं संपूर्ण विश्व पर एक ही समान होती हैं, लेकिन राघव के लिए वो अत्यंत विशिष्ट होने वाली हैं, और इसलिए जो आज का सूर्य तिलक है, वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अवधारणा के हिसाब से ये बहुत ही आकर्षक होने वाला है, और ये भीड़ रुकने वाली नहीं है, किसी के लिए बंद नहीं किए जाएंगे आज दरवाजे। जो भक्तजन उस वक्त 12 बजे मंदिर में होंगे उनको वो दर्शन होंगे, लेकिन दूरदर्शन ने स्पेशल तैयारियां की हैं, कम से कम 100 जगहों पर एलईडीज लगाई हैं, और पूरे विश्व में जो ये विशेष प्रसारण किया जा रहा है एचडी के जरिए, आप सूर्य तिलक और सूर्य अभिषेक का पूरा आनंद ले सकते हैं। दूरदर्शन परिवार ने पूरी तैयारियां की हैं, और प्रशासन ये कह रहा है कि लगातार सभी लोग यहाँ पर ना आए, स्मरण करें भगवान का, और मन से ही भगवान। आप कुछ कहना चाह रहे माता जी, कहाँ से आई हैं? गोंडा जिले से आई हूँ। मैं अपना पता नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी घर के लोग। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। तो आनंद है आपको कि नहीं? नहीं, सुनिए, देखिए हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाते हुए तो आनंद की जो बात है वो अत्यंत यहाँ पर जो भक्तों के मुंह से सुनाई दे रही है, लेकिन हम सभी लोगों को इंतजार है 12 बजे का, जब भगवान श्री राम का प्रकट उत्सव होगा। गौरव जया। बिल्कुल अजय, वो दृश्य भी अद्भुत होगा, और साफ तौर पर जो तमाम तैयारियां हैं ये भी अद्भुत हैं, क्योंकि 25 लाख की एक बड़ी भीड़ को वहां पर कंट्रोल करना, इसके लिए कानून व्यवस्था लगातार हम देख रहे हैं, जो कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, और जो अभी तक आपने कवर करके भेजा उसमें भी इस बात को मेंशन किया है कि साफ तौर पर आज बहुत कुछ होने वाला है। तो ये अद्भुत तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों के साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तमाम भक्तजन इस वक्त राम स्तुति में लीन है, और राम नवमी की धूम इस वक्त हम देख सकते हैं भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ जहाँ भारतवासी मौजूद हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन नया सवेरा जारी रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी, और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज माँ नवमी है, यानी कि माँ के नवे रूप सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना के बाद कन्या पूजन भी किया जाता है। और जी हाँ, और इसके बाद फिर पारण के बाद चैत्र नवरात्रि का महापर्व समाप्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख चक्र गदा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। आज के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। और आइए नया सवेरा के माध्यम से सीधे आपको लिए चलते हैं कटरा वैष्णो देवी मंदिर से। देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। देवेंद्र, आपको नवरात्रि की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से हम देख रहे हैं भक्तों का उत्साह वहां पर माता वैष्णो देवी के मंदिर में? देवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। आज नवरात्र का आखिरी दिन है, रामनवमी है और हम अपने दर्शकों को इस दिन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे दूरदर्शन परिवार की ओर से। जैसे कि आप तस्वीरों में देख जी देवेंद्र बताइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ रही है और पिछले 7 दिनों से अगर देखें तो लगातार सुबह शाम श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पिछले 9 दिनों में लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। अगर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो उनके रहने खाने पीने की खास व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार के नवरात्रों से श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से एक नया प्रयास किया गया है। जो भी लोग विकलांग लोग यहां पहुंच रहे हैं उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए स्थापना बोर्ड की ओर से मुफ्त सेवाएं दी जा रही हैं। जी देवेंद्र, तमाम तैयारियां साफ तौर पर तो यहां पर नजर आ रही हैं। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आज बेहद खास दिन है और मां के दर्शन के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो मंदिर हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुँच रही है और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उनकी सुविधाओं और सुगम दर्शन की व्यवस्था काशी विश्वनाथ न्यास के द्वारा की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की काशी विश्वनाथ न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सीईओ हैं विश्वभूषण मिश्र जी जो हमारे साथ हैं। तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपने की हैं श्रद्धालुओं के लिए गर्मी को देखते हुए और किस तरह की सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ शीतल पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए काउंटर्स लगवाए हैं जहाँ से पेयजल प्राप्त हो रहा है। बेल के शरबत की, नींबू पानी की, शिकंजी की व्यवस्था दिन में रहती है धूप के समय, जिस समय लगातार हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को उनको सेवा की जा सके। इसके अतिरिक्त ये जर्मन हैंगर का पूरा एक छाया वाला क्षेत्र हमने तैयार करवा दिया है और जर्मन हैंगर के दोनों तरफ मिस्ट फैन है जिनसे वो फुहारों के साथ ठंडी हवा मिलती रहेगी, जो यहाँ से लेकर गंगा घाट तक के क्षेत्र पर पूरी तरह से स्ट्रेच किया गया है। तो पूरा जो हमारा कॉरिडोर का क्षेत्र है उसमें और मंदिर के भीतर वाले क्षेत्र में हमने जर्मन हैंगर्स के माध्यम से छाया की, शीतल जल की, शीतल वायु की, इन सब की पूरी व्यवस्था इंश्योर की है जिससे किसी प्रकार की समस्या श्रद्धालुओं को ना होने पाए।
उसके बाद भी अगर किसी श्रद्धालु को हीट स्ट्रोक या इस तरह कोई समस्या होती है तो हमने स्थान स्थान पर मेडिकल कैंप्स भी इंस्टॉल किए हैं। शिशु दुग्धपान कक्ष, ये क्या व्यवस्था आपने कराई? यह व्यवस्था है कि जहां गर्भवती महिलाएं या जो नवजात शिशुओं के साथ जो महिलाएं आती हैं, शिशु को अगर दुग्धपान कराना होता है तो स्त्री की गरिमा बनी रहे और उसको एक एकांत स्थान मिल जाए जहां पर उसे गर्मी भी ना लगे। हर तरह की व्यवस्था यहाँ आप देख सकते हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जरूर उमड़ रही है, लेकिन खास बात यह है कि प्रशासन की ओर से बहुत ही उम्दा इंतजाम किए गए हैं। तो नवरात्र का ये दिन है, जाइए दर्शन कीजिए और सुरक्षित रहिए। बिल्कुल। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बारी हमारे विशेष सेगमेंट यानी कि अखबारों की सुर्खियों की। आइए सीधे रुख करते हैं संध्या का। और संध्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संध्या गुड मॉर्निंग, क्या है अखबारों में आज खास? गुड मॉर्निंग गौरव और जया। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हुई खबर जो आज हरिभूमि अखबार ने ली। अपने देश विदेश पेज पर लिखा है कि यूएन में सुधारों के लिए गर्जा भारत। जी हां, रुचिरा कंबोज की दो टूक विस्तार बिना यूएनएससी अधूरा है। जो बात उन्होंने ये कही, इसे आज प्रमुखता के साथ अखबार ने लिया है और 113 देशों ने इस बात का समर्थन किया है। दोनों श्रेणियों में परिषद का विस्तार जरूरी है। यह बात भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कही है। तो तमाम वो बातें जो कही गई वो आज सभी अखबारों में, प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार ने अपने देश दुनिया पेज पर एक और खबर लिखी है जिसमें लिखा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा भारत ने सेना को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इस बात को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जो राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पेज पर ली और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम की आलोचना पर नाराज है। जी हां, एक मामले में सुनवाई चल
चल रही है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतपत्रों को वापस लाने का आह्वान करने का जो ये कदम है वो गलत है। और ये भी कहा गया साथ ही साथ कि चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है। चूंकि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र देश और इतनी बड़ी आबादी वाला देश, तो यहाँ पर इस तरह की जो याचिका दायर की गई है उस पर नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। इसके अलावा चूंकि चुनावी समर है और पहले चरण में जो मतदान होने हैं उसको लेकर के आज से चुनावी शोर थम भी जाएगा, तो चुनाव से जुड़ी हुई खबर भी आज हमें अखबारों में देखने को मिली है। हरिभूमि अखबार ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हावड़ा और पूर्णिया में जनसभा थी उसको लेकर के कि ममता सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है, सीएए का विरोध कर रही है और रामनवमी जुलूस और एजेंसियों पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो सभी प्रधानमंत्री की जनसभा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कल भगवामय हुआ छिंदवाड़ा, ये भी इस खबर में बताया गया है क्योंकि यहाँ पर कल भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा ने भी कई सारी जनसभाएं की है। तो वो तमाम खबरें आज अखबारों में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार ने अपने विशेष पेज पर भी लिया है और बताया है कि यूपी में किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है जयवीर शिव प्रसाद और डिंपल के बीच। ये न केवल त्रिकोणीय बल्कि रोचक मुकाबला भी होगा। इसके अलावा संविधान को बदलने की जो बात राहुल गांधी ने केरल में कही जनसभा को संबोधित करते हुए, वो भी आज अखबारों में हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई खबर जो राजनीति से जुड़ी हुई है, देश और विदेश से जुड़ी हुई है, आज प्रमुखता के साथ अखबारों में है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम सुर्खियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 से शाम 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वे पहले असम के बारपेटा लोकसभा क्षेत्र के नलबाड़ी में सुबह 11 बजे चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। बारपेटा से असम गण परिषद के फनी भूषण चौधरी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बारपेटा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल देर शाम गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने वहां रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। और वहीं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं तृणमूल नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सिलचर में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। असम में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस चुनावी दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। और आइए अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह का। अगरतला त्रिपुरा में मौजूद हैं बिक्रमजीत, हम देख रहे हैं इस वक्त जो चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार इस वक्त जारी है। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक अपने मैदान में उतर चुके हैं और ताबड़तोड़ रैलियों का दौर यहाँ पर चल रहा है। प्रधानमंत्री की असम और त्रिपुरा में जनसभाएं हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार प्रहार कर रहे हैं विपक्ष पर, इस तरह से अपनी रैलियों में क्या कुछ आपको दिख रहा है आज की तैयारी, और क्या कुछ इस वक्त चुनावी को लेकर, जो चुनाव का बढ़ता पारा है उसको लेकर जो लोग हैं उनमें भी इस वक्त उत्साह और उत्सुकता बढ़ती जा रही है?
देखिए, त्रिपुरा में 2 चरणों में चुनाव है। एक 19 तारीख को चुनाव है, एक 26 तारीख को चुनाव है। जो पहली 19 तारीख का चुनाव है, वहां आज प्रधानमंत्री जी की रैली है। तो यहाँ पर इसको लेकर तमाम तैयारी है, लोगों का उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 1 लाख के करीब जो है लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बात करी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विषय यहाँ पर हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में मुद्दा बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में सुधार आया है। इसके साथ साथ विकास मुद्दा बना है, टूरिज्म के कई, क्योंकि अगर टूरिज्म के मैप के हिसाब से देखें तो त्रिपुरा इतना पर्यटक की दृष्टि से घूमने की जगह नहीं है। तो टूरिज्म के विकास की बात जो है की जा रही है। 10 साल केंद्र सरकार ने जो त्रिपुरा के लिए किया, उसका रिपोर्ट कार्ड लेके जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के बीच में जा रही है और बता रही है कि किस प्रकार से 10 साल में त्रिपुरा का विकास किया गया है। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। कल प्रियंका गांधी का यहाँ पर रोड शो था। तमाम प्रदेश के नेता जो है वो जुटे हुए थे, एक भारी संख्या में थी। प्रियंका गांधी की तरफ से जो है 5 गारंटियों की बात की गई है, 30 लाख नौकरियों की बात की गई है, किसानों की MSP की बात की गई है, 12वीं के बाद की जो मुफ्त शिक्षा उसकी बात की। तो तमाम तरह की गारंटियों की बात प्रियंका गांधी की कल यहाँ अगरतला में करी है। आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री, हालांकि एनडीए की तरफ से तो घोषित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन जो इंडिया अलायंस है उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। कोई जो है कौन, अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो कौन चेहरा होगा, इसका कोई निर्णय जो है इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि आप देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है विपक्ष को किस प्रकार से आड़े हाथों लेते हैं और क्या बोलते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन हो जाएगा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जान रहे हैं तमाम चुनावी रैलियां यहाँ पर होनी है। इसमें प्रधानमंत्री आज क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रमजीत, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। दोनों नेता आज गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले दोनों इंडिया अलायंस के बैठकों और रैलियों में साथ नजर आ चुके हैं। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के परचम तले साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद सीट दी है, जहां से पार्टी ने डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जोर इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब यूपी से बाहर राजस्थान का रुख कर रही हैं। आज वो राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अलवर संसदीय क्षेत्र को चुना है। अलवर से बीएसपी ने फजल हुसैन को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ललित यादव को उनके खिलाफ मैदान में खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि मायावती मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की बात करें तो यहां से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि मायावती इस बार भी अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं, उनका किसी दल से गठबंधन नहीं है। तो चुनावी पारा लगातार बढ़ता हुआ, लेकिन 24 की चुनौती से यानी कि चुनाव से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में शंकर राव और ललिता मांडवी डीवीसी रैंक के नक्सली लीडर थे। दोनों पर 25-25 लाख का इनाम था।
पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। नक्सलियों के पास घटनास्थल से 5 AK-47 और LNG हथियार समेत नक्सली सामान बरामद हुआ है। वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। बस्तर में 19 तारीख और कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग है, लिहाजा उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और सोमेश पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता बस्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमेश का रुख करते हैं। सोमेश, साफ तौर पर इसको एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आगामी इलेक्शन पर इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? जी गौरव, जरूर आपको मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो कांकेर जो इलाका शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और छत्तीसगढ़ के जो कांकेर जिले में जो माड़ इलाका, इस इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रहा था। इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। ये BSF और DRG के जवान लगातार इस इलाके में सर्चिंग कर रहे थे। इनको मुखबिर पर सूचना मिली थी और इस जंगल में सर्चिंग करने के बाद लगातार दोनों में आपसी करीब 6 घंटे तक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद उनके मान में घुसकर, नक्सलियों के घर में घुसकर जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है। मैं आपको बताऊं, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को बस्तर में होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। बस्तर जो शुरू से एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका, इस इलाके में मतदान कराना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी प्रमुख बात है, जो इनकाउंटर हुआ है अब तक का, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है। लगातार जो अभी तक पिछले 4 महीनों में करीबन 80 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। 150 ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2 से ज्यादा नक्सलियों को पुलिस लगातार उस इलाके में जाकर सघन सर्चिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सफलता मिली है पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को लगातार एक बड़ी सफलता मिली है। और एक महत्वपूर्ण बात, कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली, अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ चल रहा है और BSF और DRG के जवान उस इलाके में लगातार जवानों से लोहा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चुनाव सर पर हैं और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है तमाम प्रशासन की, सरकार की, चुनाव आयोग की कि सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव करा जाए। एक बड़ी सफलता इस संवेदनशील इलाके में। बिल्कुल, और आगे भी इस पर हम अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Delivery boy has picked your order. अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें।
तो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अपने जवाबी कदम को अंतिम रूप दे रहे इजराइल की आज वॉर कैबिनेट की बैठक होनी है। वहीं इजरायली जवाबी कार्रवाई की आहट के बीच ईरान की तरफ से भी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। बातचीत में सुनक ने नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए भी कहा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर पश्चिम एशिया के संकट से निपटने का फैसला किया है। और संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अबू धाबी, दुबई और अल एन जैसे शहरों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। दुबई, कतर और ओमान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण कई विमानों को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से विमानों की आवाजाही भी प्रभावित रही। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के पड़ोसी ओमान में भी भारी बारिश के कारण अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। दुबई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक जलमग्न। बारिश के कारण ओमान में कई लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए बात कर लेते हैं खेल जगत की। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 3 ही मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 में गुजरात टाइटंस को और 1 में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। वर्तमान सीजन की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 3 और दिल्ली कैपिटल्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं। पिछले 2 मैचों में दिल्ली को लगातार हार मिली है और वे जीत के रास्ते पर वापसी करने की कोशिश करेंगे। और आईपीएल में मंगलवार को खेले गए मुकाबलों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स की ये प्रतियोगिता में 6ठी जीत रही है और टीम फिलहाल अंक तालिका में पहले स्थान पर चल रही है। मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की टीम ने सुनील नरेन के शतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन बनाए। जीत के लिए 224 रन के लक्ष्य को राजस्थान की टीम ने जोस बटलर के नाबाद 107 रन की बदौलत 8 विकेट पर 224 रन बनाकर हासिल कर लिया। जोस बटलर के अलावा रियान पराग ने 34 रन की पारी खेली। और आइए अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। जहां से मौसम में आइए आपको दिखाते हैं विभिन्न शहरों का तापमान। तो ये तो जाना आपने मौसम का हाल।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम, पराक्रम और उदारता के उच्चतम आदर्श स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के शुभ दिन हम ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें जहां सबका जीवन गरिमापूर्ण हो और सर्वत्र समृद्धि का संचार हो। और रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जीवन समर्पित करने वाले राम भक्तों से संत महात्मा को नमन करने का आह्वान किया है। पीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रभु श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे हैं, अंतर्मन में समाहित हैं। भव्य राम मंदिर की प्रथम रामनवमी का यह अवसर उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण और नमन करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के निर्माण के सशक्त आधार बनेंगे और उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। तो रामनवमी के मौके पर यहाँ पर विशेष संदेश प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का। इस वक्त प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करने का समय है और देश और दुनिया भर में तमाम भक्त जो हैं वो राम स्तुति में लीन हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में बस आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले जया, बिल्कुल जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति के साथ। पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर 20 फीट लंबी प्रभु राम की छवि को उकेरा है जो अपने आप में अद्भुत है, बेहद खूबसूरत है। आपको छोड़े जाते हैं इन दृश्यों के साथ, तो लुत्फ उठाइए इनका। साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MD